Hello student, good morning to all of you. Today we will study about crystal lattice, space lattice or 3D lattice. The definition of space lattice or crystal lattice is three-dimensional arrangement of constituent particles in space is called three-dimensional lattice or crystal lattice. यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस या थ्री डायमेंशनल लेटिस कहलाता है। अब ये यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ए पोर्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल क्यूबिक स्पेस ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस एंड इट्स यूनिट सेल। यहाँ पर इस डायग्राम में जो है एक पूरा क्रिस्टल लेटिस का डायग्राम है जिसमें उसकी यूनिट सेल को भी जो है इसमें डिनोट किया गया। देखिए यहाँ पर ये जो एक डार्क पिक्चर है, ये डार्क पिक्चर जो है ये किसको डिनोट करती है? यूनिट सेल को डिनोट करती है। और यहाँ पर जो है ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, इन पॉइंट्स को जो है लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक क्रिस्टल लैटिस होता है जिसमें वेरियस नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होती है। नेक्स्ट होता है लैटिस पॉइंट। इट इज़ द पोजिशन इन क्रिस्टल लैटिस वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज़ लोकेटेड। यानी ये क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है लोकेटेड रहते हैं या जो है फिक्स रहते हैं, उसको डिनोट करता है लैटिस पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच जनरेट द इंटायर लैटिस बाय रिपीटिंग इट सेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी ये क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पोर्शन है, क्योंकि ये पूरा जो बड़ा आपको क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है इसमें आपको 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, इस प्रकार 8 यूनिट सेल मिलकर के एक पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। तो ये जो है क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस है। तो ये क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है विच जनरेट द इंटायर लैटिस बाय रिपीटिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो इसको डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करके एक इंटायर लैटिस का जो है फॉर्मेशन करती है यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद हमने एक यूनिट सेल को बनाया। यहाँ पर ये यूनिट सेल है, ये जो थ्री डायमेंशनल होती है इसलिए हमने एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को इसमें शो किया है। यहाँ पर ये इसकी जो है लेंथ है ए बी और सी, इस प्रकार से। और इनके बीच के जो एंगल्स है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल्स होता है वो है आपका गामा, और बी और सी के बीच का जो होता है अल्फ़ा, और इसके बाद ए और सी के बीच का जो होता है वो बीटा। इस प्रकार से एक सेल का पोर्शन था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाई 6 पैरामीटर्स। तो जो एक यूनिट सेल जो है उसको हम 6 पैरामीटर्स के थ्रू जो है करेक्टराइज कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला होता है एड्ज लेंथ। एड्ज लेंथ क्या है? इसकी ए बी और सी जो है एड्ज लेंथ होती है। और इसके बाद एक्सियल एंगल होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, और एंगल बिटवीन द एजेस जो होते हैं, देखिए अल्फा जो होता है बिटवीन बी एंड सी, बीटा जो होता है बिटवीन ए एंड सी, और गामा जो होता है बिटवीन ए एंड बी। इस प्रकार से जो है अल्फा बीटा और गामा जो 3 एक्सियल एंगल्स है, इनको अपन अगेन फिर जो है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अल्फा जो है बी और सी के बीच में है, बीटा जो ए और सी के बीच में, और गामा जो है वो ए और बी के बीच में। इस प्रकार जो है ये आपके जो है एंगल बिटवीन द एजेस जो थे वो कंप्लीट। इसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे। यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी यूनिट सेल को जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में स्टडी करते हैं। क्या होती है यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल when constituent particles are present only on the corners position of a unit cell is known as the primitive unit cell। यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पोजीशन पर ही जो है एग्जिस्ट करते हैं उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये यूनिट सेल है
और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इसके कॉर्नर पोजीशन पर ही डिनोट है। इस प्रकार से जो है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल हुई। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल इज नॉन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं तो इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। नेक्स्ट होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन एक यूनिट सेल कंटेन्स one or more constituent particles present at position other than corner in addition to those 8 corners, it is called centered unit cell। यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स के अतिरिक्त जो है अदर पोजीशन भी प्रेजेंट होते हैं, अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। और सेंट्रल यूनिट सेल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। 1 बाई 1 एक एक यूनिट सेल के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको BCC लिखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है द यूनिट सेल इन विच one constituent particles is present at the center along with 8 corners of cube is known as body centered unit cell। यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अतिरिक्त इसके सेंटर में भी प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए ये आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें जो है कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, 8 कॉर्नर्स पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये इस प्रकार से। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मैंने रेड सर्किल से इसको जो है डिनोट किया है, तो ये जो है इसके सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स के अतिरिक्त कहाँ पर इसके सेंटर में भी एग्जिस्ट करता है तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इसको बोलते हैं FCC। द यूनिट सेल इन विच one constituent particles is present at the center of each face along with 8 corners of cube is known as face centered unit cell। यानी ऐसी यूनिट सेल जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रत्येक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि ये एक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए आपको पता है कि ये कॉर्नर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो 4 तो ऊपर है और 4 नीचे 8 कॉर्नर्स है और 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन देखिए ये एक फेस हुआ तो इसके सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये ऊपर का जो फेस है इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसके बाद ये सामने वाला जो है फेस है इसमें ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और इन चारों के नीचे वाले में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और ये जो फेस है इसके सेंटर में भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और इन चारों के जो फेस में जो है इस प्रकार से 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर और यहाँ पर जो है हर फेस के एक सेंटर पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको ECC भी कहते हैं। द यूनिट सेल इन विच one constituent particles is present at the center of any 2 opposite faces along with 8 corners of cube is known as centered unit cell। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त 2 अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है और ये इसके अपोजिट में है। तो इस प्रकार से जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये 8 कॉर्नर्स पर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, इसके बाद जो है ये अपर पे और ये बॉटम पार्ट पे, इस प्रकार ये अपोजिट फेस हो गए। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द यूनिट सेल इन विच one constituent particles is present at the center of any 2 opposite faces along with
8 corners of cube is known as the end center of यूनिट सेल। ठीक है, इस प्रकार से जो है ऐसी यूनिट सेल जिसमें वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त 2 अपोजिट फेसेस के पर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद देखिए जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। अब देखिए हमने जो यूनिट सेल देखी है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कितना जो है कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है देयर आर 8 कॉर्नर्स इन ए यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं एंड 1 कॉर्नर इज़ कॉमन फॉर 8 यूनिट सेल। और एक जो है कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स ओवन यूनिट सेल इज़ 1/8। यानी इसका जो खुद की यूनिट सेल के लिए जो है कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8 होता। देखिए आपको पता है कि ये आपका एक क्या नाम से क्रिस्टल लैटिस है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से जो है 8 जो है यूनिट सेल। अब यहाँ से देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो जो है 8 के अंदर डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से इसका जो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है ए यूनिट सेल हैज 6 फेसेस एंड 1 फेसेस इज कॉमन फॉर 2 यूनिट सेल। देखिए एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं और एक फेसेस जो होता है वो 2 यूनिट सेल के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। देयर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स ओवन यूनिट सेल इज़ 1/2। तो इसका जो एक यूनिट सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा। सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, ये भी एक यूनिट सेल है और एक यूनिट सेल है, तो ये जो फेस है ये वाला, ये दोनों यूनिट सेल के लिए कॉमन है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ए यूनिट सेल हैज़ 12 एजेस एंड 1 एज इज़ कॉमन फॉर 4 यूनिट सेल। यानी ये जो यूनिट सेल होती है इसमें जो है 8 एजेस होते हैं एंड 4 यूनिट सेल, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स ओन सेल इज 1/4। और एक यूनिट सेल के जो 12 एजेस होते हैं और उन 12 एजेस में 4 यूनिट सेल को देखें तो एक यूनिट सेल की केस में इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1/4 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है देयर इज़ 1 बॉडी सेंटर्ड इन ए यूनिट सेल एंड नो कंट्रीब्यूशन टू अदर यूनिट सेल। देखिए एक यूनिट सेल के अंदर जो है क्या नाम से सेंटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो किसी के साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं उसका जो किसी के साथ कंट्रीब्यूशन होता है। देयर इज़ 1 बॉडी सेंटर्ड इन यूनिट सेल एंड नो कंट्रीब्यूशन टू अदर यूनिट सेल, सो इट्स ओन कंट्रीब्यूशन इन इट्स ओन यूनिट सेल इज़ 1। तो इसका जो है कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1 कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके बाद देखते हैं अपन, एक समरी बनाई है मैंने इसको, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज़ 1/8। यानी जो ईच जो यूनिट सेल होती है उसके जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन टू अदर यूनिट सेल कितना होता है, 1/8 होता है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ फेसेस इज़ 1/2। यानी किसी भी यूनिट सेल के फेसेस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सेंटर इज, यानी बॉडी सेंटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी सेंटर के अंदर किसी भी यूनिट सेल के सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एजेस इज 1/4। और एजेस के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो एक यूनिट सेल होती है, इन ये यूनिट सेल कॉर्नर्स होते हैं 8, फेसेस होते हैं 6
बॉडी सेंटर्ड होता है 1 और डायगोनल होते हैं 4 और एजेस जो होते हैं वो 12 होते हैं और बॉडी डायगोनल होता है 4 और फेस डायगोनल होते हैं 12। इस प्रकार से जो है एक यूनिट सेल के अंदर जो है इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अपन जो है इनमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट देखते हैं स्मॉल ए, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, देखिए सबसे पहले अपन ने ये यूनिट सेल बनाया, इसमें इसको आप स्मॉल एन या जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपको जो है या तो आप स्मॉल एन से डिनोट करें या फिर कैपिटल जेड से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जेड जो है नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 कॉर्नर्स के लिखे अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये तो 8 है और 8 कॉर्नर्स पर जो प्रेजेंट कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो 8 to 8 कैंसिल, तो 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा परमिटिव यूनिट सेल के लिए। ठीक है, इस प्रकार जो है यहाँ पर इसमें जो है 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा किसमें, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे, 8 कॉर्नर पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो इनको इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो 8 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बी, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर देखते हैं सबसे पहले तो n = 8 × 1/8 यानी 8 कॉर्नर्स पर जो है एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और कॉर्नर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसके बाद एक बॉडी सेंटर्ड है, ये लिख दिया अपने +1, तो 8 × 1/8 + 1, 8 to 8 कैंसिल, तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इस प्रकार जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो 8 + 1 होता है। तो 8 कॉर्नर के 1 बॉडी सेंटर्ड है तो 8 + 1 तो 9 जो है लेटेस्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे 9 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है इसमें देखो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और 6 फेसेस पर प्रेजेंट है। तो इनको देखेंगे अपन n = 8 × 1/8। 8 तो कॉर्नर्स पर और कॉर्नर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, प्लस एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं 6, हमने 6 लिखा × 1/2 क्योंकि 1 फेसेज का जो कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो n = 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो इसको 8 से 8 कैंसिल, 1 बचा और 2 से 3 बार कैंसिल, तो 1 + 3 या फिर 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एटम्स पर यूनिट सेल जो है आपके कैलकुलेट होकर के आएगा। यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम देखेंगे, इसमें देखिए ये है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके कॉर्नर्स जो होते हैं उन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, बिसाइड इट अपोजिट फेसेस पर भी 2 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर एग्जिस्ट है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो n = होगा 8 × 1/8 + 2 अपोजिट फेसेज है और एक फेसेज का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 to 8 कैंसिल, 1 बचा, प्लस 2 to 2 कैंसिल, तो +1 बचा तो 1 + 1 2 एटम पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पर एटम होगा। इस प्रकार से जो है इसमें जो नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट होंगे 8 + 2 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। इस प्रकार से जो है ये जो है समरी थी इनकी और इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉलिड इज फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ x एंड y एलिमेंट्स, यानी एक सॉलिड है जो कि x और y एलिमेंट की क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। इफ़ x इज ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड y इज ऑक्यूपाइज फेस सेंटर्ड ऑफ क्यूब, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी ये कह रहा है कि एक सॉलिड है जिसे x और y एलिमेंट की क्रिस्टलाइजेशन से बनाया गया है।
जिसमें से एक तो एक्स जो होते हैं वो एक्स एलिमेंट तो इसके कॉर्नर पर रहते हैं, और वाई जो एलिमेंट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो फेस सेंटर्ड पर होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एक्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स पर कितने होते हैं 8 × 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 1 पार्टिकल हो गया। फिर वाई कहाँ है, वाई है फेस सेंटर्ड पर, फेस कितने होते हैं 6, एक फेस का कितना 1/2, 2 से 2 के अंदर 3, तो एक्स तो कितने हो जाएंगे 1 और वाई कितने हो जाएंगे 3, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा XY3। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है, आप आराम से इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q एटम्स ऑफ ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q, यानी एक क्यूबिक सॉलिड है जो P और Q एलिमेंट्स के थ्रू बनता है। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, जो एटम्स ऑफ Q है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, एंड P एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी Q तो जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और P जो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले P कहाँ प्रेजेंट, 8 बॉडी सेंटर, तो 1 होता बॉडी सेंटर और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 होता, तो 1 × 1 = 1 हो गया। Q कहाँ है, 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो 8 × 1/8, तो इसका भी 1 हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा PQ। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार जो है इसके जो न्यूमेरिकल्स उनको आप वेरी इजीली जो कॉन्सेप्ट दिया उसको लर्न करके अच्छी तरह से सॉल्व अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।